नमस्कार दर्शकों, विद्यार्थियों, मित्रों, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोग के सामने एक बार फिर से एक नई क्लास लेकर आया हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट की। पहला वीडियो में हम लोगों ने इस्लाम धर्म के बारे में जानकारियाँ ली थी। तो उसके बारे में एक क्वेश्चन भी आया था, एक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आया था कि वही धर्म से रिलेटेड ही था कि पुराणों के बारे में उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया था कि पुराण इतने साल पहले लिखे जा चुके थे, आपने इस पॉइंट्स में थोड़ा सा गलत बता दिया है। तो एक बार फिर से मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कि जितने भी हम लोग धर्मों के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, लास्ट वीडियो मैंने कई बार इस बात पे एम्फेसाइज किया था, इस बार फिर मैं बता रहा हूँ, जितनी भी धर्मों से रिलेटेड हम लोग धर्मों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उसकी फिलॉसफी के बारे में देख रहे हैं, वो सिर्फ एक शैक्षिक दृष्टि से देख रहे हैं, जो हम लोग के एग्ज़ाम के सिलेबस में उतना देख रहे हैं। तो उनका क्वेश्चन ये था कि पुराण जो वेद हैं वो लगभग 1 करोड़ साल पहले लिखे जा चुके थे, आप वेद पढ़ें तो उसके बारे में पता चलेगा। वो बात आप लोगों की सही है, बिल्कुल सही, मैं मानता हूँ, लेकिन हम लोग सिर्फ शैक्षिक स्तर पर पढ़ रहे हैं, हम लोग कोई वेदों पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं कितने सालों पहले लिखे गए थे। ठीक है, जितना सिलेबस में बताया गया, जितना NCERT बेस्ड बुक्स में जितनी बार बताएगी, हम लोग सिर्फ उसी पर बेस्ड है, हम लोग को उस पर रिसर्च नहीं करनी है। ठीक है, तो ये बात बस दिमाग में सेट रखिए कि हम लोग सिर्फ शैक्षिक बस एग्ज़ाम के पर्पज़ से एक एलिमेंट्री नॉलेज ले रहे हैं, जितना बुक्स में बताया गया सिर्फ उतना ही कर रहे हैं। किसी भी हिस्ट्री में हम लोग PhD नहीं कर रहे हैं कि उस पर थीसिस लिख रहे हैं, वेद कितने पुराने थे, इस सब कोई नहीं। जितना बुक्स में बताया गया उतना ही मैंने आपको बताया। ठीक है, उसमें मैंने अपना कोई भी ना तो ओपिनियन दिया ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। तो चलिए ठीक है, वो पॉइंट हो गया। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, जो आज का वीडियो था उसमें स्टार्ट तो करना था अरबों का जो आक्रमण हुआ था, अरबों ने सिंध पे आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम में, उसको स्टार्ट करना था। लेकिन मैंने बताया था एक थोड़ा सा टॉपिक है, कई राइटर्स इसको अवॉइड भी करते हैं और कई राइटर्स इसको इन्वॉल्व भी करते हैं, कि उनका कहना होता है कि जो बुक्स हैं और उनके राइटर्स हैं उनको चैप्टर वाइज भी पढ़ लें, जिसके शासनकाल में जो से राइटर है उसके बारे में पढ़ लीजिए। लेकिन थोड़ा सा अगर हर जो बेसिक जो अच्छे राइटर्स हैं, जैसे अलबरूनी हैं, अमीर खुसरो हैं, इस तरह के कई राइटर्स आते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा मतलब एक एट ए ग्लांस, एक सरसरी निगाह से देख लेना जरूरी होता है। थोड़ा सा समझ में आने लगता है कि क्या क्या सोर्सेस थे, किस बारे में क्या क्या बताया गया था, कैसी साहित्यिक दृष्टि थी उस बारे में, इस बारे में थोड़ा सा चर्चा ऐसे ग्लांस देख लेते हैं। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो होगा, मुश्किल से 30 से 40 मिनट का, आज उसको उस पॉइंट को देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अरबों का आक्रमण, अरबों का सिंध पर आक्रमण स्टार्ट करेंगे। ठीक, जो मध्यकाल का जो बेसिक मेन चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो जो नए दर्शक हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से GS से संबंधित विषयों की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय संविधान और प्राचीन इतिहास मैंने खत्म कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा, आप देख सकते हैं। यदि कोई राय हो, कोई कमी हो, कोई शिकायत हो, उसको हमको बता सकते हैं, मैं और सुधार करने की कोशिश करूँगा। ओके, थोड़ा सा वीडियोज़ को टाइम देना पड़ेगा आपको। जैसे आप सोच रहे हैं कि 5-10 मिनट देखेंगे समझ में आने लगेगा, ऐसा कोई भी GS का टॉपिक नहीं होता है। आपको थोड़ा सा टाइम देकर देखना पड़ता है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। तो सिलेबस तो मैं पूरा कंप्लीट करा ही दूंगा। ठीक है, उसमें और निश्चिंत रहिए। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है मध्यकाल। जैसे हम लोगों ने वैदिक काल में पढ़ा था साहित्यिक शोध, मौर्य काल में पढ़ा साहित्यिक शोध, उसी तरह मध्यकाल में भी हम लोग थोड़ा सा साहित्य लिखने, मतलब साहित्यिक शोध के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन जो उनकी सोर्सेज हैं, जो कि बुक्स हैं और राइटर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से बुक्स उनकी लिखी गई हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि क्या जो बुक्स लिखते थे उनकी क्या जाए, उनका जो विषय वस्तु क्या होती थी, तो इसके पहले समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक जितना भी हम लोग प्राचीन इतिहास में पढ़ रहे थे, कभी भी कोई वंशावली नहीं लिखी गई थी। ठीक है, ना तो वंशावली किसी राजा की लिखी गई थी, ना तो किसी राजा का बायोग्राफी लिखी गई, जीवनी लिखी गई, ना तो आत्मकथा लिखी गई। ठीक है, और ना ही कोई इतिहास एक क्रोनोलॉजिकल व्यू में आ रहा था। ठीक, अभी तक ऐसा कोई, सिर्फ सोर्सेस के बारे में बताए, इस राजा ने ये कार्य किए। ठीक, जैसे आप अभिलेखों में पढ़ रहे थे, वो राजा अपने कार्य करते थे उन्हीं पर चर्चा किया करते थे।
लेकिन एक वंशावली सभी लोगों को जोड़ते हुए नहीं देख रहे थे। क्यों? क्योंकि एक शासन में एक ही राइटर होता था, जब दूसरा राजा था तो उसको हटा देता था। लेकिन मध्यकाल में ऐसा नहीं था, मध्यकाल में ऐसा नहीं था। जो राइटर्स होते थे वो कई वंशावलियों को लेकर चलते थे। जैसे आप देखेंगे अमीर खुसरो, इनका तो पूरी फैमिली ही राज परिवार में सेवा करते करते हुई थी। तो अमीर खुसरो ने खुद अपने जीवन में 8 शासकों को देखा था। तो जब जो राइटर एक लंबे समय तक शासन में टिका रहेगा वही वंशावलियों पे अपना व्यू, अपनी राइटिंग लिख पाएगा, अपने वंशावलियों पर अपना रेफरेंस दे पाएगा। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट आया कि एक क्रोनोलॉजिकल व्यू नहीं दे रहे थे, वंशावली नहीं आ रही थी, फिर उसके बाद जीवन वृत्तांत नहीं आते। लेकिन अब मध्यकाल में ये सब आने लगे, धीरे धीरे मध्यकाल में ये सब आने लगे। तो देखिए अभी तक जो कमी थी भारतीय इतिहास में वो था एक क्रोनोलॉजिकल व्यू में कभी लिखा ही नहीं गया इतिहास, मतलब एक क्रम वाइज व्यू में कभी भी इतिहास लिखा नहीं गया। लेकिन अब ऐसा पड़ गया, और वो ये देखिए। और दूसरी बात, मध्यकाल इतिहास में एक बार आपको याद रखिए, अरबों ने पहला आक्रमण तो किया था, लेकिन अभी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अरबों ने पहला आक्रमण तो भारत में सिंध पे किया था, लेकिन उनकी सत्ता स्थायी नहीं हो पाई थी। उनको बाद में कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई थी उनकी सत्ता। हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जब तुर्क आए थे, उन्होंने अपनी सत्ता मजबूत की थी। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम का तो चैप्टर क्लोज हो जाता है कुछ दिनों बाद। लेकिन उसके बाद जब तुर्क आते हैं, उनकी सत्ता मजबूती से पकड़ी होती है। तो ये लोग जो कहें कि भारत में इस्लाम का उदय हुआ था, वो अरबों के कारण ना हो करके वो तुर्कों के कारण हुआ था। ठीक है, आप तुर्क को दिमाग में बेस करके चलिएगा, अरबों को ना करिएगा। अरबों का भी रोल था, लेकिन जो मेन रोल था वो तुर्क निभा रहे थे। ठीक, तो देखिए जो भारत में एक क्रोनोलॉजिकल व्यू में जो हिस्ट्री लिखी गई वो ये किसने दी थी? वो दी थी तुर्कों ने। तुर्क ने एक क्रोनोलॉजिकल व्यू में हमको दिया। ठीक है, तुर्क ने भी दिया और कुछ मुगलों ने भी इस बारे में अपना रोल प्ले किया था। तुर्क और मुगल ने क्रोनोलॉजी एक मतलब एक समय के अकॉर्डिंग उस इतिहास को उन्होंने दर्ज कराया। अब इसके बाद जब धीरे धीरे अरबों ने भी अपना रोल प्ले करना शुरू किया था, अरबों का रोल प्ले था, उनको थोड़ा सा हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए एक क्रोनोलॉजिकल व्यू में अब देखिए वंशावली भी लिखी जाने लगी थी। इस वंशावली लिखी जाने लगी, धीरे धीरे वंशावली को लिखी जाने लगी। अब वंशावली को कहा गया अंसाब। ठीक, अंसाब कहा जाता था। और इसके बाद ऑटोबायोग्राफी, अब इसको बायोग्राफी करेंगे, जीवन वृत्तांत भी लिखे जाने लगे। जीवन वृत्तांत भी लिखे जाने लगे। एक जीवन वृत्तांत का नाम आता है सीरत। ये किसका जीवन कथा है? ये मोहम्मद साहब की जीवन वृत्तांत है। ठीक है, इतना ये हमने थोड़ा सा प्रीव्यू लेने की कोशिश की, कैसे क्या क्या हो रहा था। अब इसके बाद क्या आ रहा? अब जिसके अंडर में रहेंगे उस राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें तो लिखनी पड़ेगी। तो अब देखिए प्रशस्तियाँ और नीति उपदेश भी लिखे जाने लगे। मतलब राजाओं की नीतियों के बारे में लिखा भी जाने लगा था। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है शम्से शिराज अफीफ। नाम याद रखिए, अफीफ नाम है, का नहीं है, अफीफ। ठीक, कहीं किसी राइटर ने इसको अफीक लिख रखा है। तो इनकी एक बुक थी, क्या नाम था इसका? तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, ये नाम अंडरलाइन कर लीजिए, अभी ये नाम बहुत चर्चा में रहेगा। ठीक, इस पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तारीख ए फिरोज शाही। कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि ये मैंने राइटर गलत लिख दिया है। ठीक, इसकी राइटर ये नहीं है।
अभी हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। तो तारीख़ फ़िरोज़ी, ये पहला प्रशस्तियाँ लिखी गई, जीवन वृत्तांत भी लिखा गया, वंशावली भी लिखी, जिसको अंसाब कहा गया, और कोरोना के तुर्को मुगलों ने स्टार्ट किया था। कहीं कहीं इसमें अरबों का भी रोल प्ले होता है। तो देखिए, ये हो गया एक हमने व्यू देखा कहाँ कहाँ धीरे धीरे लिखना जो शुरू होता है। अब बुक्स पे चर्चा करेंगे, जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, सिर्फ उन पे चर्चा करेंगे, सब पे नहीं चर्चा करेंगे। मैंने देखिए पहले भी बता चुका हूँ, जो एक बच्चे पढ़ते हैं पूरी एक लिस्ट बना लेते हैं, बुक्स की एक साइड लिस्ट बनाते हैं, दूसरी साइड राइटर लिखते हैं, रट लेते हैं पूरा, ये मैं नहीं करूँगा। जैसे जैसे राजा आते रहेंगे, उनके दरबार में जो राइटर्स होंगे उनके बारे में चर्चा करता जाऊँगा। थोड़ी मेहनत आप भी करिए, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़िए। रटना तो सब तो होता है, ऐसे रटना सब कोई रट लेगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़िए, तो उससे आपको चीज़ें दिमाग में फैक्चुअली, मतलब क्या जाए, फ्लक्चुएशन होता है, तो चीज़ें और स्थायी रहती हैं। ठीक है, तो लिस्ट मैं नहीं बनाऊँगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनकी जीवन के बारे में, उनकी जो बताएं, उनकी जो मेन तरीके थे उसके बारे में चर्चा करना जरूरी है, इसलिए हमने देखा। लेकिन पहला तो जो आ रहा है वो तो बुक है। लास्ट वीडियो में मैंने इस पर चर्चा की थी, चाचनामा। ठीक है, पहली बुक लास्ट वीडियो में चर्चा करती। इस बुक का जो मेन विषय वस्तु है, जो मेन इसका रेफरेंस है, वो है मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर विजय प्राप्त करना या सिंध पर आक्रमण करना। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर विजय प्राप्त करना और सिंध पर आक्रमण करना, ये इसकी पहली मेन विषय वस्तु है। जो इसकी रेफरेंस है वो क्या है, मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण, ये इसकी मेन विषय वस्तु है। इसके जो राइटर हैं वो अज्ञात हैं, राइटर का कोई पता नहीं है किसने लिखी है, और लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो अरबी है, अरबी भाषा है। ठीक है, अरबी भाषा है। इतना तो मैंने लास्ट वीडियो में ही बता दिया था। चाचनामक ब्राह्मण का शासन था, इसीलिए इसका बुक इस समय के काम को चाचनामा लिखा गया। ठीक, लेकिन इसमें मैंने एक रेफरेंस भी और भी बताया था, एक मोहम्मद बिन कासिम के बारे में एक कंसेप्शन जो आया है वो बताया। चलिए मोहम्मद बिन कासिम की स्टोरी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा बैक रिकैप में चलते हैं। तो मैंने बताया था मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे आक्रमण करता है और राजा दाहिर को मारता है, और राजा दाहिर को मारता है, इसके बारे में ही एक कंसेप्शन आता है। देखिए, दूसरा कंसेप्शन ये आता है कि जब दाहिर को मारकर मोहम्मद बिन कासिम लौट कर जाता है, तो वहाँ पहले जब मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है तो वहाँ खलीफा वाहिद होते हैं। ठीक, खलीफा वाहिद, इसके मैं लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। जब मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है तो वहाँ खलीफा कौन होते हैं, वाहिद। लेकिन जब लौट रहा होता है तो खलीफा बदल जाते हैं, होते हैं सुलेमान। ठीक, जो नए खलीफा होते हैं वो होते हैं सुलेमान। अब जो सुलेमान होते हैं वो इराक के गवर्नर हज्जाज से उनकी शत्रुता होती है। ठीक, जो नया खलीफा है उनके इराक के गवर्नर हज्जाज से दुशत्रुता होती है, और इसको मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा हम फिगर बना के समझते हैं। ये है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक, भारत पर अटैक करने आया। ये कौन है, ये एक साइड तो खलीफा का सिपह सलार है, ठीक, और दूसरी साइड इराक के गवर्नर का एक कहा जाए नुमाइंदा है। इराक के गवर्नर जो है हज्जाज का सिपह सलार भी है, वो का जो सैनिक भी है, उनका दामाद और भतीजा भी है, भतीजा और दामाद भी है। रिलेशन समझ में आई? अभी देखिएगा, और ये खलीफा है इस समय जब भेजे जा रहे हैं, तो ये है वाहिद खलीफा है। अब ये कोरिलेशन है, खलीफा कौन है, वाहिद, और इराक के गवर्नर है हज्जाज। ठीक, हज्जाज का भतीजा और दामाद है मोहम्मद बिन कासिम। इतना कोरिलेशन याद रखिए, इतना। अब जब कासिम सिंध पर अटैक करके वापस जाता है तो ये रिप्लेस हो जाते हैं, वाहिद की जगह अब बन जाते हैं सुलेमान।
ठीक। सुलेमान और हज्जाज की शत्रुता होती है, शत्रुता के कारण अब शत्रु का भतीजा दामाद भी शत्रु है, मतलब इस आधार पे कासिम भी सुलेमान का शत्रु मान लिया। तो सुलेमान जब कासिम लौट के आता है तो उसे बहुत यातनाएं देकर मार देता है, ठीक, मार देता है। खलीफा मोहम्मद बिन कासिम को या फिर यातनाएं देकर मार देते हैं, ऐसे सभी राइटर्स बोलते हैं, अमूमन इतिहासकार ऐसा ही बताते हैं। लेकिन चाचनामा में ऐसा विवरण नहीं है। चाचनामा में क्या है, चाचनामा में बताया गया है कि यहाँ पे वाहिद हैं, सुलेमान बदलते ही नहीं है। चाचनामा बताया कि यहाँ एक वाहिद ही है, जाते आते हम ढूंढ रहे हैं। अब चाचनामा में ऐसा बताया गया कि मोहम्मद बिन कासिम दाहिर की पत्नी को, ठीक है, दाहिर की पत्नी को और उनको मार देता है, ठीक, दाहिर के बेटे को भी मार देता है, ठीक, वो तो बात की बात है, वो अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन दाहिर की 2 बेटियां होती हैं, उनको ले जाकर भेंट स्वरूप खलीफा को देता है, खलीफा को भेंट स्वरूप सौंपता है। देखिए कोलेट करने की कोशिश करिएगा। कासिम दाहिर की जो सिंध के राजा हैं उनकी 2 बेटियों को भेंट स्वरूप वाहिद को भेजता है, लेकिन दोनों बेटियां वाहिद से कासिम पर आरोप लगा देती हैं और आरोप पे इससे वाहिद गुस्से में हो आ जाते हैं और खलीफा मोहम्मद बिन कासिम को मरवा देते हैं। ऐसा चाचनामा में बताया गया। जो बेटियों वाला रेफरेंस है ये चाचनामा में बताया गया है और जो नॉर्मल रेफरेंस है वो अन्य राइटर में बताया है। ये कन्फ्यूज़न होता है, ये जब अलग अलग बुक्स आप पढ़ेंगे तो किसी में चाचनामा के अकॉर्डिंग व्यू दिया होता है और किसी में अन्य राइटर के व्यू दिया होता है, तो दोनों को कभी कभार स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। तो मैंने आपको दोनों व्यू बताए, ठीक। अभी अगर आपको ना समझ में आया तो वीडियो रिवाइज करिए, आपको फिर समझ में आएगा। और अगर तब भी नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अरब पर अटैक पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में समझाऊंगा, पूरा फिगर बना के बता दूंगा, ठीक है। तो चाचनामा में बेटियों वाला रेफरेंस दिया गया, ये इसीलिए चाचनामा को एक अलग प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। अब दूसरी पढ़ते हैं। चाचनामा के बाद आती है तहकीक आ हिंद। तहकीक ए हिंद, ठीक। इसके जो राइटर हैं वो हैं अल-बरूनी, इसके जो राइटर हैं वो हैं अल-बरूनी, ठीक है। तहकीक ए हिंद को अल-बरूनी ने लिखा है और किसके बारे में लिखा है, इसने मोहम्मद गजनवी के शासन काल में, गजनवी के मोहम्मद गजनवी के शासन काल के दौरान भारत की विभिन्न स्थितियों के बारे में लिखा है, विभिन्न स्थितियों के बारे में, विभिन्न स्थितियों और दशाओं के बारे में लिखा है। अब वो स्थितियाँ दशाएं क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये सब लिखा है। ये हो गया अल-बरूनी। और इस बुक का एक और नाम है किताबुल हिंद, किताबुल आ हिंद, इस बुक का ही नाम है। इस बुक का हिंदी में ट्रांसलेशन देखिए फारसी भाषा में है, फारसी नहीं अरबी भाषा में है, लैंग्वेज इसकी अरबी है, लैंग्वेज इसकी अरबी है। और इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किसने किया है, हिंदी में अनुवाद किया है रजनीकांत शर्मा ने, रजनीकांत शर्मा ने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। इतना तो बुक के बारे में रेफरेंस हो गया, बुक के बारे में इतना रेफरेंस हो गया। अब देखिए, अब अल-बरूनी के बारे में देखिए। मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में भारत में आए थे अल-बरूनी। अरबी भाषा में इन्होंने अपनी किताब लिखी तहकीक हिंद, जिसे किताबुल हिंद भी कहा जाता है। अब और अल-बरूनी के बारे में देखते हैं। अल-बरूनी ने भारत की स्थितियों को जाने, ये थोड़ी नहीं इनके शासनकाल में आया तो सब कुछ जान लेंगे बैठे बैठे, महल में जान के बैठे बैठे नहीं जानेंगे। भारत की स्थितियों के बारे में जाने, जब सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में जानना पड़े तो आप साहित्यिक स्रोत भी पढ़ेंगे। तो इसी स्थितियों को जानने के लिए इन्होंने, देखिए जितने भी मैं पढ़ूंगा वो सब बता चुका हूँ। ब्रह्मदत्त का ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्मदत्त का ब्रह्म सिद्धांत, ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ। और वराहमिहिर की वृहत संहिता, वराहमिहिर की वृहत संहिता, ठीक है,
कपिल मुनि की सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, और पतंजलि की योग, पतंजलि का योग, और देखिए भगवद गीता, भगवद गीता, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ये सबका अध्ययन किया था अलबरूनी ने। ठीक है, इन सबका अलबरूनी ने अध्ययन किया था। अब देखिए हम लोग तो दूसरी राइटर्स किताब पढ़ना पसंद ही नहीं करते दूसरी लैंग्वेज की, लेकिन अलबरूनी जैसे ऐसे राइटर्स हुए, उन्होंने भारत की स्थिति को जानने के लिए भारतीय की रचना किताबें लिखी। अभी जब हम लोग अरब के, जब मोहम्मद इब्न कासिम में अरब ने सिंध पर अटैक किया था, तो हम लोग देखेंगे भारत में प्रभाव क्या हुए। तो भारत में तो कम प्रभाव हुए, अरब भारत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, यहाँ के बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने यहाँ के धर्मों की नीतियों का अनुसरण करना शुरू कर दिया था। और कुछ तो अरब खलीफा इतने प्रभावित हुए थे कि इससे बौद्ध धर्म के एक बरकात, आई थिंक बरकात हैं, बराकता ऐसे कुछ नाम है, बौद्ध भिक्षु थे, उनको वहाँ बुला लिया था और उनको वहाँ पे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, तो वो क्यों था? वो क्योंकि उन्होंने ये सब सिद्धांत पढ़े थे, इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने ज्योतिष को बनारस भेजा था ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन करने के लिए। तो क्या कारण क्या था? जब आप उनके साहित्य को पढ़ेंगे तभी तो उनके बारे में जान पाएंगे, जब जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे, तभी तो प्रभावित होंगे। तो देखिए अलबरूनी ने इतने सारे साहित्य पढ़ लिए थे। ठीक है, जबकि ये सब अरबी भाषा में नहीं थे। ओके, तो अलबरूनी को देखिए उन्होंने विष्णु पुराण और वायु पुराण भी पढ़ा था, इसीलिए वो कहे जाते कि फर्स्ट मुसलमान थे, पुराणों का अध्ययन करने वाले फर्स्ट मुसलमान थे अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाले फर्स्ट मुसलमान अलबरूनी थे। और आगे देखते हैं, अलबरूनी ने अपनी रचनाओं में एक बात लिखी थी। उन्होंने लिखा था, देखिए जो मैं अभी 2-3 सेंटेंसेस आएंगे, अलग अलग राइटर से अलग सेंटेंस आएंगे, तो वो सेंटेंस याद रखिएगा। सेंटेंस ना मतलब उसका समरी तो याद ही रखिएगा। कभी कभार एग्जाम में ये सेंटेंस पूछ लेते हैं ये किसने कहा था, ये पूछ लिया जाता है, तो आप ये याद रखिएगा। देखिए उन्होंने कहा था भारतीयों में दृढ़ विश्वास था, भारतीयों में यह दृढ़ विश्वास था कि कोई देश, कोई राजा, कोई ज्ञान, कोई विज्ञान उनके जैसा नहीं है। देखिए सेंटेंस हो सकता है मैंने कहा जाए सेंटेंस वाइज ना लिखा हो, लेकिन समरी वही है, कोई विज्ञान उनके जैसा नहीं है, नहीं है। ठीक है, भारतीयों को विषय में भारतीयों को दृढ़ विश्वास के, भारतीयों को यह दृढ़ विश्वास था कि कोई देश, कोई राजा, कोई ज्ञान, कोई विज्ञान उनके जैसा नहीं है। आगे अलबरूनी लिखते हैं इसी बारे में कि यही नकारात्मक विचार उनके पतन का कारण बनता है। भारतीयों के रेफरेंस में लिखते हैं कि यही नकारात्मक विचार उनके पतन का कारण बनता है। ये हो गया अलबरूनी। काफ़ी कुछ देखिए, इतना पोर्शन तो आपको अमूमन बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन ये पोर्शन है ये आपको अमूमन बुक्स में नहीं मिलता है। और जो चाच नमक में जो मोहम्मद बिन कासिम की जो डबल थ्योरी है उसके मृत्यु के बारे में, वो अमूमन बुक्स में नहीं मिल पाता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इस पॉइंट पर से चाच नामा को देखा और तहकीक हिंद मतलब अलबरूनी के बारे में देख लिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ हम लोग 2 या 3 राइटर्स को और देख लेते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। इस स्लाइड में हम लोग थोड़ा सा और राइटर्स के बारे में और बुक्स के बारे में डिटेल में एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो नेक्स्ट बुक है, बुक को ना देखकर मैं राइटर पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। ओके, तो अब नेक्स्ट बुक है, इसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही।
अभी मैंने इसको अंडरलाइन करवाया था और ये भी कहा था एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, उस कन्फ्यूज़न को अभी सॉर्ट आउट किए दे रहा हूँ। ये देखिए 2 बुक्स हैं एक्चुअली में, एक ही नाम की 2 बुक्स हैं, तारीख है फिरोज शाही और उसके 2 राइटर हैं, ठीक। एक तो है राजा की प्योर प्रशस्ति लिखी है, मतलब फिरोज शाह तुगलक के बारे में बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, फिरोज शाह तुगलक के टाइम के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी, उसके नीति उपदेश लिख दिए, नीतियों के बारे में अच्छे, मतलब कोई भी क्रिटिसाइज नहीं किया, सब अच्छी अच्छी बातें लिखी। तो वो किसने लिखी है? तारीख फिरोज शाही। एक लिखी है शम्स सिराज अफीफ ने लिखी है, ठीक है। उनकी क्या है ये, मतलब फिरोज शाह तुगलक के बारे में प्रशस्तियाँ व नीति उपदेश इनके अकॉर्डिंग है। और एक जो है तारीख फिरोज शाही दूसरी है, वो है जियाउद्दीन बर्नी। इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, बर्नी वाले पे, है ना, इसी पे चर्चा करेंगे क्योंकि इसका टॉपिक थोड़ा सा एलोबरेट है। तो जियाउद्दीन बर्नी, जो बच्चे एक बुक से पढ़ेंगे काफ़ी कन्फ्यूज़न देखिए यहाँ पे क्रिएट होने लगेगा, ठीक है। तो मैंने इसीलिए कहा था कि एक बार आप समरी के तौर पे हिस्ट्री पढ़ लें, देन आप बुक से पढ़ें तो काफ़ी हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो जियाउद्दीन बर्नी वाला पढ़ेंगे, इसको लेके चलते हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही लिखी, किस भाषा में? फारसी भाषा में लिखी थी, ठीक है। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, देखिए इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब इसको लेके हम लोग चल रहे हैं। तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था वो किसने किया था? इलियट व डाउसन ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी ने इसका फारसी भाषा में तारीख ए फिरोज शाही लिखी थी और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था फिरोज शाही। अब देखिए इसकी विषय वस्तु, इसकी विषय वस्तु कई भागों में डिवाइड हो रही है, ठीक है, कई भागों में डिवाइड। पहला देखिए पॉइंट क्या है, इसने जो अपनी बुक में, इस बुक में जो सल्तनत काल का एक लंबा इतिहास लिख रखा है, क्रोनोलॉजिकल व्यू लिखा है, वो काफ़ी लंबा इतिहास है, मतलब 1200 यही साइड इतना, लगभग 120 सालों का इतिहास है, इतना ईस्वी तक का इतिहास लिखा है। मतलब आई थिंक मैंने ईयर शायद हो सकता है गलत लिख दिया हो, तो बलबन से लेके फिरोज शाह तुगलक तक का पूरा इन्होंने लिख रखा है। फिरोज शाह तुगलक तक का पूरा इतिहास इन्होंने लिख दिया सल्तनत काल में। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की एक मार्केट कंट्रोल सिस्टम था, मतलब बाजार नियंत्रण पद्धति की, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण पद्धति थी, उसके बारे में डिटेल एनालाइज किया है इन्होंने। सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए प्रमाणिक शोध और सबसे ज़्यादा डिटेल एनालाइज किसने किया है, तो जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही में किया है, ठीक है, डिटेल्ड सबसे ज़्यादा, क्योंकि कई और बुक्स भी आई हैं उसमें भी इसके बारे में ले लिया। तो बाजार नियंत्रण की पद्धति जो थी उस पर इन्होंने डिटेल एनालाइज किया। जो अन्य बुक मिल जाएंगी, अन्य राइटर्स की बुक मिल जाएंगी, जैसे इब्ने बतूता की रेहल, इसमें भी चर्चा की गई लेकिन इतनी डिटेल चर्चा नहीं की गई। और अमीर खुसरो की खजाइनल उल फतूह में भी इसके बारे में चर्चा की गई है, लेकिन जितनी डिटेल एनालाइज इसमें की गई है इनमें उतनी नहीं की गई, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखिए, इन्होंने अपनी इस बुक में मोहम्मद बिन तुगलक को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया,
कि काफ़ी आलोचना की है इस बुक में। आलोचना तो खैर इतिहास में ही मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी हुई है ना। जब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ेंगे तो बताएंगे, रिक्त पिपासु क्यों कहा जाता था, इनकी नीतियों को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, पूरे इतिहास में क्रिटिसाइज़ किया गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक को क्रिटिसाइज़ किया इन्होंने, और इन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक ऐसा भी सेंटेंस बताया इन्होंने कि इन्होंने कहा कि जब शक्ति प्राप्त होने के बाद, सेंटेंस सुन लीजिए, शक्ति प्राप्त होने के बाद या राज सत्ता प्राप्त होने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं को शरीयत के नियम व आदर्शों से स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, तभी मैंने कहा था एक खलीफा का कानून कहीं ना कहीं कंट्रोल के, खलीफा का नेता कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गया था, एक आज़ाद सुल्तान आने लगे थे। तो वही एक तरह से कह सकते हैं कि वही बात यहाँ पे मेंशन की गई थी फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जियाउद्दीन बर्मनी ने, कि राज सत्ता प्राप्त होने के बाद, सेंटेंस याद रखिएगा, राज सत्ता प्राप्त होने के बाद उसने स्वयं को शरीयत के कानूनों और आदर्शों से स्वतंत्र कर लिया, ऐसा बताया। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक बारे में। और क्या इन्होंने बताया, और जियाउद्दीन बर्मनी ने इसमें लिखा है कि इनके द्वारा जो लिखा गया इतिहास है, इनके द्वारा जो लिखा गया इतिहास है वो सिर्फ अमीरों और कुलीनों के लिए था, अमीर और कुलीन के लिए, कुलीन वर्ग के लोग, मतलब जो उच्च वर्ग में, उच्च कुल में पैदा होते हैं, कुलीन वर्गों के लिए था, क्योंकि यही लोग इतिहास को समझ सकते थे और उससे लाभ उठा सकते थे, लाभ उठा सकते थे। कुछ राइटर्स ऐसा लिखते हैं कि जियाउद्दीन बर्मनी इसी कारणवश मोहम्मद बिन तुगलक को क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में हर वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया हुआ था। ठीक है, समान रूप से सबको देखता था, जरूरी नहीं जो उच्च वर्ग का उसी को सम्मान मिल रहा है या जो अमीर हो, सबको उन्होंने, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में प्रॉपर प्लेस दे रखा था। इसीलिए जियाउद्दीन बर्मनी मोहम्मद बिन तुगलक को क्रिटिसाइज करते हैं। कुछ राइटर्स का व्यू ऐसा है। ठीक, और आगे देखते हैं। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक की काफ़ी प्रशंसा की है, उसी के नाम पे तो ये लिखा है तारीख़ फिरोज शाही। तुगलक की काफ़ी प्रशंसा की है और उसे एक आदर्श शासक बताया। ठीक है, इतना हो गया जियाउद्दीन बर्मनी। अब देखिए, इसी बुक का, जियाउद्दीन बर्मनी की ये बुक है, इसका एक सप्लीमेंट्री भी है। ठीक है, ये पूरी नहीं बुक, इसकी एक सप्लीमेंट्री बुक है जिसे फतवा-ए-जहांगीरी भी कहा गया है। इस बुक का एक सप्लीमेंट्री है, यही जियाउद्दीन बर्मनी ने ही लिखा है, इसकी सप्लीमेंट्री लिखी है, याद रखिएगा, उसका नाम है फतवा-ए-जहांगीरी। फतवा-ए-जहांगीरी, ये इसकी सप्लीमेंट्री है। ओके, तारीख़ फिरोज शाही के दो राइटर सामने आ गए और जियाउद्दीन बर्मनी ने लिखा, जियाउद्दीन बर्मनी ने इसका सप्लीमेंट्री भी लिखी है, फतवा-ए-जहांगीरी। ठीक है, इतना पर्याप्त है। अब आगे चलते हैं। ये दो राइटर के नाम मेंशन हो गए थे, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इब्ने बतूता और अमीर खुसरो। तो इब्ने बतूता 1333 में भारत आए थे। ठीक है, टाइम था मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पे आया था। 8 वर्षों तक दिल्ली का काजी भी रहा, 8 वर्षों तक दिल्ली का काजी भी नियुक्त रहा। फोर्टीन ईयर तक रहा। ठीक है, कहाँ से आया था? मोरक्को अफ्रीका से। ये क्वेश्चन केबीसी में एक बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, इब्ने बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। और इनके बारे में और क्या पॉइंट है और देखते हैं। वास्तविक नाम था शेख फतूह
अल अब्दुल्ला, शेख फतू अल अब्दुल्ला नाम था। हो सकता है थोड़ा सा 19-20 मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया हो या अल्फ़ाबेट्स गलत लिखा हो, लेकिन शेख फतू अब्दुल्ला ऐसा कुछ था, नाम था। ठीक है, अब देखिए इन्होंने लिखी रेहल, इन्होंने लिखी रेहल। रेहल की विषय वस्तु क्या है? दो टॉपिक लेके चलते हैं रेहल की। पहला तो ये एक यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, यात्रा वृत्तांत है। इसकी विषय वस्तु क्या? पहले तो है कि इन्होंने ही इंडियन कल्चर के बारे में लिखा, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये सब लिखा उन्होंने अपने रेहल में। जैसे अलाउद्दीन की बजाय नियंत्रण पद्धति के बारे में लिखा, तो ये आर्थिक रूप में आ गई। ओके, अब देखिए दूसरा क्या लिखा, इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पर उनकी जो गुप्तचर व्यवस्था थी, डाक व्यवस्था थी, इन सब उनकी जो नीतियां थी उस पर चर्चा की है रेहल में। ठीक है, मतलब कुल मिला के इकोनॉमिकल पोर्शन को ज़्यादा इन्होंने कवर किया। ठीक है, मतलब कुल मिला के इकोनॉमिकल पोर्शन को ज़्यादा कवर किया। और ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही पर्याप्त है, इतना ही मुझे लगता है आपके लिए पर्याप्त होगा। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक राइटर बचे अमीर खुसरो, इनके बारे में चर्चा कर लेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके राइटर्स थोड़ा सा मैं एट ग्लांस बता दूंगा कौन कौन से राइटर हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड में हम लोग अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा डिटेल एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या उसने बताया था अपने जीवन, उसके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, और जो उनके बेसिक, क्यों इनको अमीर खुसरो को तूतीय हिंद की उपाधि दी गई थी, और उनके गुरु कौन थे, क्या इनकी एक अलग पहचान साहित्यिक दृष्टि रखती है, उन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जिन्होंने हिंदी पढ़ी होगी ये जरूर पढ़ा होगा कि खड़ी बोली के बारे में, खड़ी बोली के स्टार्टिंग के बारे में, या खड़ी बोली के साहित्यों में अमीर खुसरो का एक विशेष स्थान है। उस पॉइंट पर भी आप लोग समझेंगे। ठीक है, अमीर खुसरो जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में। कहाँ पे? पटियाली जगह, पटियाली में हुआ था जगह। ये पटियाली कहाँ है? एटा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भारतीय मूल के थे, मतलब जन्म इनका भारत में हुआ था। ओके, और देखते हैं इनका जो अन्य नाम है तूतीय हिंद कहा जाता है। तूतीय हिंद, कुछ लोग तोताए हिंद भी बोलते हैं, ये सही वर्ड है तूतीय हिंद। अब और देखते हैं। तो देखिए अमीर खुसरो का जो परिवार था वो एक लंबे समय से शासन की यानी कि शासन की सेवा में लगा हुआ था, शासराज घराने से सेवा में लगाता हुआ था। तो एक कहा जाए कि इन्होंने शासन की एक लंबी डोर देखी हुई थी, शासन की एक लंबी वंशावली देखी हुई थी। स्वयं अमीर खुसरो ने 8 शासकों को देखा था, 8 शासकों को देखा था अपने जीवन में। ठीक है, तो इसका मतलब यही था कि ये वंशावली अगर लिखने पर आ गए तो सबकी लिख डालेंगे। जो अपने सामने 8 शासकों को देख चुका है, मतलब परिवार भी इसका इसी काम में है, तो ऑब्वियसली बात है सारी जानकारियाँ होंगी इनके पास। ठीक है, अब ये इनका अभी मैं बैकग्राउंड पर चल रहा हूँ। अब देखिए इनके जो गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया थे, निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। और इन्हीं के टैलेंट को देखते हुए गुरु ने इनको तुर्कमुल्लाह की उपाधि दी थी, तुर्कमुल्लाह की उपाधि दी थी। अमीर खुसरो को दी थी, ठीक है, तुर्कमुल्लाह की उपाधि दी थी निजामुद्दीन औलिया ने। बैकग्राउंड हो गया। अब देखिए इनका जो प्रोफेशन था उस पर चर्चा करते हैं। अमीर खुसरो को देखिए 3 भाषाओं पे बहुत बढ़िया पकड़ थी। एक हिंदवी एक हिंदुस्तानी भाषा थी उस टाइम की, ठीक है, हिंदवी और फारसी। और
ये कहा जाता है कि फर्स्ट मुसलमान थे जिनकी हिंदी पे इतनी अच्छी पकड़ थी। फर्स्ट मुसलमान थे जिनको हिंदी में इतनी अच्छी पकड़ थी। ठीक है, इन्होंने अपनी इसी क्वालिटी का एक बार ये भी लिखा है कि मैं, देखिए सेंटेंस ध्यान से सुन लीजिएगा, उन्होंने लिखा है कि मैं आपको हिंदी में उत्तर दे सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको हिंदी में उत्तर दे सकता हूँ, नहीं थोड़ा सेंटेंस है, मैं आपसे हिंदी में बातें कर सकता हूँ और हिंदवी में उत्तर दे सकता हूँ। ठीक, मैं आपसे हिंदी में बातें कर सकता हूँ और हिंदवी में उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन अरबी में बात करने के लिए मेरे पास मिस्री शक्कर नहीं है। ठीक, सेंटेंस को फिर ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे हिंदी में बात कर सकता हूँ और हिंदवी में उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन अरबी में बात करने के लिए मेरे पास मिस्री शक्कर नहीं है। मतलब ये अरबी नहीं जानते थे, अरबी में बात नहीं कर सकते थे। ठीक, ऐसा सेंटेंस, ये सेंटेंस नोट रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी सेंटेंस किसके रेफरेंस में है या किसने कहा है, किसके बारे में है। एक बार फिर सेंटेंस रिवाइज कर रहा हूँ, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ और हिंदवी में उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन अरबी में बात करने के लिए मेरे पास मिश्री शक्कर नहीं है। ठीक, ये सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं इनको खड़ी बोली का, खड़ी बोली का मतलब कहा जाए आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। खड़ी बोली के आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है खड़ी बोली का। ठीक है, और भारतीय कविताओं को, जो भारत में कविताएं लिखी जाती थी, उनका फारसीकरण करने के लिए, भारतीय कविताओं को नहीं, फारसी कविताओं को भारतीयकरण, जो फारसी भाषा में इन्होंने कविताएं लिखी थी। ठीक है, जो फारसी भाषा में कविताएं थी उसको इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया था। तो फारसी कविताओं का इन्होंने भारतीयकरण कर दिया था, मतलब भारतीय भाषाओं में उसको कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, थे मुस्लिम मूल रूप से तुर्की, लेकिन काम कहाँ कर रहे थे, हिंदुस्तान का। ये मतलब कुल मिला के अपने साहित्य के प्रति इतने ये अपने कहा जाए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज फुल थे, तो इन्होंने इतनी अच्छी साहित्य के प्रति योगदान दिया अपना। देखिए 3 भाषाओं में पकड़ है, फारसी, हिंदवी, हिंदी। ठीक है, और कहा जाए हिंदी में अपने साहित्य लिखने वाले पहले मुसलमान थे। खड़ी बोली का इनको आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। फारसी कविताएं थी, उनको इन्होंने हिंदू भारतीय भाषाओं में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और आगे चलते हैं। इनको देखिए, इन्होंने क्या एक और, अभी तो देखिए संगीत के बारे में उन्होंने एक थोड़ा सा योगदान दिया है। इन्होंने भारतीय और पार्शियन शैली को मर्ज कर दिया। पार्शियन राग, पार्शियन मतलब होता है ईरानी, कि राग शैली को मर्ज कर दिया और एक नई शैली बनाई, नई शैली बनाई। उनका नाम क्या रखा, इनाम, जिल्फ और साजगिरी। ये 3 शैलियां उन्होंने बनाई थी। ठीक है, अगर ये पूछा जाए इनाम क्या है, जिल्फ क्या है, साजगिरी क्या है, तो ये राग शैली है। ठीक है, राग शैली इन्होंने बताया। और इन्होंने क्या किया, एक इन्होंने भारतीय और फारसी भाषाओं को मिलाकर एक नई शैली बनाई। एक कविता मतलब काव्यात्मक, एक मतलब काव्य लिखने की एक नई शैली जनरेट की। भारतीय भाषाओं को फारसी भाषाओं को मिला के एक नई शैली जनरेट की, जिसे सबक ए हिंदुस्तान कहा गया। सबक ए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कहा गया, जिसके कहते हैं हिंदुस्तान की शैली। इसका मतलब होता है हिंदुस्तान की शैली। ऐसा अमीर खुसरो, देखिए कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क्स इन्होंने किया अमीर खुसरो, इसीलिए इतिहास इनको याद रखता है अमीर खुसरो, इसीलिए इन्हें तूतिए हिंद भी कहा जाता है। इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़, मतलब संगीत का भी ज्ञान है, साहित्य का भी ज्ञान है, हर तरह से इन्होंने अपना एक अलग पहचान बना रखी थी हिंदी इतिहास में। और देखते हैं और क्या इनके बारे में पॉइंट है। देखिए इन्होंने
सब कुछ तो दिया। अब आप कहेंगे क्या इन्होंने इंडियन कल्चर पर नहीं लिखा? बिल्कुल लिखा, इंडियन कल्चर पर भी लिखा। कई किताबें लिखी, जैसे खजाइनुल फतह इंडियन कल्चर पर ही थी, भारतीय इकोनॉमिक पद्धति पे थी। एक इन्होंने लिखी कीरान उस सदायन, ये भी अच्छी बुक में गिनी गई। खजाइनुल फतह लिखी गई, मितलाह उल फतह भी लिखी गई इनकी, नूर सिपिहार भी लिखी गई, आशिकी, तुगलकनामा, जीवनी लिखी गई, तुगलकनामा, और इस तक कई बुक्स लिखी हैं। ठीक है, इन सब के अभी मैं नाम लिखा दूंगा आपको। तो इसी तरह इन्होंने जब इन सब किताबों के बारे में, ऐसा नहीं किसी एक ही टॉपिक, संगीत के बारे में लिख रहे हैं, किसी भाषा कविताओं के बारे में लिख रहे हैं, हर टॉपिक पे लिखा है इन्होंने। तो इन्होंने जब इकोनॉमिक दृष्टि से लिखा तो इन्होंने एक सेंटेंस भी लिखा अपनी राइटिंग में कि राजा का मुकुट या राज मुकुट का प्रत्येक मोती, ध्यान से सुनिएगा, राज मुकुट या राजा का मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसानों की अश्रुपूरित आंखों से गिरने वाले रक्त की घनीभूत बूंद है। ठीक है, इसको मैं लिखे दे रहा हूं कि राज मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित नेत्रों से गिरने वाले रक्त से घनीभूत बूंद है। ठीक है, कुल कहा जाए कि राजा का जो मुकुट है वो अपराजन नहीं, गरीब किसानों की मेहनत का मुकुट है। ठीक है, तो ठीक है, इतना हम लोगों ने अमीर खुसरो के बारे में देखा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनके बारे में अगर आप कोशिश करें इनकी जीवनी के बारे में पढ़ने में, या इनकी जो बुक्स हैं उनकी विषय वस्तु के बारे में कोशिश करें कि इनके बुक्स हिंदी ट्रांसलेशन में मिल जाए तो उसको पढ़िए, बहुत अच्छी उन्होंने बातें लिखी हैं। ठीक, कोशिश करिए इनकी जीवनी आप पढ़िए। हिंदी साहित्य में जिन्होंने पढ़ा वो अमीर खुसरो के बारे में काफ़ी हद तक जानते होंगे। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री के स्तर से जितना था उतना पर्याप्त हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ अमीर खुसरो कुछ बुक्स उन पर चर्चा कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनके राइटर्स के बारे में चर्चा करना इतना उचित नहीं था, उन बुक्स का थोड़ा सा नाम देख लेते हैं। फैक्चुअल टॉपिक है, उस पर चर्चा कर लेते हैं और आज का वीडियो खत्म करेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। अमीर खुसरो के पढ़ने के बाद थोड़ी सी अमीर खुसरो की जो बुक्स हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। कभी कभी आप पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी अमीर खुसरो की बुक्स नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट बुक्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। अमीर खुसरो की जो बुक्स हैं थोड़ा सा बस हाईलाइटली देख लेते हैं। कोई विषय वस्तु कुछ और किसी टॉपिक पर चर्चा नहीं करेंगे। कीरान उल सदायन, ठीक है, ये बुक है। एक खजाइनुल फतू, ये अभी हम लोग चर्चा कर भी चुके थे। फतू एक है मितलाह उल फतू, ठीक है, ये पूरा नाम ऐसे ही है। एक फिर है एजाज खुसरवी, ठीक, ये चार बुक हो गई। और कौन सी? तुगलकनामा लिखी है, और आशिकी एक बुक लिखी है, ठीक है। एक लिखी है नूर सिपिहर, ठीक, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है, जो मेंशंस की गई हैं। इनको आप थोड़ा सा अगर नाम ना याद हो, थोड़ा सा 2-3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और उन बुक्स पे देख लेते हैं जो अमूमन एग्ज़ाम से पूछी गई हैं, ठीक, जो एग्ज़ाम से पूछी गई हैं या जिनके बारे में कई बार राइटर्स मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे तारीख
तारिक ए मुबारक शाही, ये बुक, ठीक है। और कौन सी, जफरनामा, जफरनामा, ठीक है। तारिक ए रशीदी और तारिक ए गुजरात, ये 4 बुक्स हैं, ठीक है। तारिक ए मुबारक शाही, तारिक ए गुजरात और तारिक ए रशीदी। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तारिक ए गुजरात लिखी है मीर अबू ने, मीर अबू ने। इसमें गुजरात के इतिहास के बारे में लिखा गया है, ठीक है। इसे लिखी है मिर्ज़ा हैदर ने। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है, ठीक। तारिक ए मुबारक शाही लिखी है अहमद सरहिंदी ने, अहमद सरहिंदी ने, ठीक है। और इसको लिखा है जफरनामा, ये शायद तैमूर, आतिफ तैमूर की जीवनी के बारे में ऐसा लिखा गया है इसमें, ठीक है। आतिफ तैमूर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, अली याजिद करके कुछ नाम है, मुझे इसके बारे में कन्फ्यूज़न आ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसका, और हो सके तो आप पढ़ के इसको बताइएगा जफरनामा किसने लिखी है, ठीक है। तारिक ए मुबारक शाही अहमद सरहिंदी ने, तारिक ए रशीदी मिर्ज़ा हैदर ने और तारिक ए गुजरात मीर अबू ने लिखी है। तारिक ए गुजरात में गुजरात का इतिहास मेंशन किया गया है, तारिक ए रशीदी में मिर्ज़ा हैदर ने कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया है, और तारिक ए मुबारक शाही सरहिंदी लिखे, ये इनका पूरा नाम याहिद अहमद सरहिंदी ऐसा कुछ नाम बताया था, ठीक है। तो जफरनामा शायद अली याजिद ऐसे कुछ करके कुछ नाम है, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको पूरा मेंशन नहीं कर रहा हूँ, अली याजिद, ठीक है। आप इसको कंफर्म करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये क्या सही नाम है, ओके। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। यह रचनाओं के बारे में काफ़ी कुछ मुझे उम्मीद है कि आप जानने को मिला होगा, जैसे अमीर खुसरो के बारे में, अल-बरूनी और अल-बरूनी और इब्न बतूता के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, उम्मीद है। और जितने भी राइटर्स हैं सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे जैसे शासनकाल आता रहेगा उन सभी राइटर्स के बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे, स्पेशली स्पेसिफाई करते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग अरब का सिंध पर आक्रमण पढ़ेंगे। एक कहानी की तरह में पूरे स्टेप वाइज हम लोग पूरा चलेंगे और एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। एक तरह से पूरी एक बाहुबली मूवी चलेगी और उसमें हर एक विलेन और हीरो का चर्चा कर जाएंगे। और पहले मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट्स ये पढ़े हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के अटैक से भारत में इस्लाम का उदय हुआ था, वो बात सही है, लेकिन क्या मोहम्मद बिन कासिम का अटैक पहला मुस्लिम अटैक था? क्या पहली बार भारत इस्लाम से परिचित हुआ था? क्या इस्लाम से परिचित हुआ? कि इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इस्लाम या मुसलमानों से परिचय भारतीयों का पहली बार कब परिचय हुआ था? क्या ये पहला अटैक था मोहम्मद बिन कासिम का, या फिर इससे पहले भी अटैक हो चुके थे? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए